हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भारती रंगल मूवी को। मूवी बहुत ही शानदार है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम आग बुझाने वाले एक पानी के टैंक को देखते हैं। वहीं ड्राइवर का बैलेंस अचानक से बिगड़ता है और टैंक पलट जाता है। जिस गांव के पास उसका टैंक पलटा था, पता चलता है उस गांव का नाम रोनापुर होता है और वहां पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या थी। तभी दूर खड़े एक आदमी की नजर उस पानी के टैंक पर जाती है। टैंक से पानी गिरता देख वो गांव के सभी लोगों को बुला लेता है। तब हमें पता चलता है कि रोनापुर गांव में पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, लेकिन सरकार इनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। पूरा गांव पानी भरने के लिए टूट पड़ता है। वहीं गांव के एक मास्टर पानी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी दफ्तर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए लेटर भेजते रहते हैं, मगर हर बार उनके लेटर का कोई जवाब नहीं आता था। इसके बाद हमें मास्टर के बेटे रंगल को दिखाया जाता है, जहां रंगल अपने पापा द्वारा नगर निगम को लिखे लेटर को लेकर दफ्तर पहुंच जाता है। लेकिन दफ्तर वाले रंगल की बातों को अनसुना कर देते हैं, तो वो गुस्से में दफ्तर वालों से ये कहकर आता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस को बम से उड़ा दूंगा अगर तुमने हमारी मांगे पूरी नहीं करी। लेकिन जब अगली बार भी उनको यही निराशा हाथ लगती है, तो रंगल गुस्से में आकर बम रख के आ जाता है और बम सहित पूरा ऑफिस उड़ जाता है। दफ्तर के सारे कर्मचारी मारे जाते हैं। इस वजह से रंगल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जज के पूछने पर रंगल बताता है कि हमारे गांव रोनापुर में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और गांव की पानी की समस्या को दूर करने के लिए मेरे पिताजी ने कई बार नगर निगम को लेटर भी लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारी मांगे पूरी नहीं की। इसी वजह से मुझे गुस्सा आई और मैंने उन्हें बम से उड़ा दिया। जज रंगल से कहती है ये तुम्हारा तरीका गलत था और उसे 24 साल की सजा सुना देती है। साथ ही वो पूरे गांव में पानी की पाइपलाइन डलवाने का ऑर्डर देती है। इसके बाद रनवल को जेल हो जाती है, जहां कोई भी बच्चा उससे दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। रंगल जेल में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो किताबों से दोस्ती कर लेता है और वो जेल की लाइब्रेरी में ही किताबों के साथ ज्यादातर टाइम बिताता। धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है और वो पढ़ाई करके वकील बन जाता है। साथ ही रोनकपुर में पानी के लिए पाइपलाइन डालने का काम भी शुरू हो जाता है। पता चलता है कि गांव की जमीन में जब खुदाई की जा रही थी तो वहां आयरन मिलता है। इस जमीन को एक बहुत ही रिच मैन खरीद लेता है। इसी के साथ वो इस पर इल्लीगल माइनिंग करना शुरू कर देता है। थोड़े ही दिनों में रोनकपुर में आयरन की एक बड़ी सी फैक्ट्री खड़ी हो जाती है। साथ ही लोगों को काम भी मिल जाता है। अब वो समय आता है जब रंगल का जेल से छूटने का टाइम आ गया था। अब सबरी रनवल को लेने आता है, जहां सबरी रंगल का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि आज मैं आपकी वजह से ही बाहर हूँ। तब हमें पता चलता है कि शबरी को किसी झूठे मर्डर केस में जेल हो गई थी, जिसका केस खुद भारती रंगल ने लड़ा था और रंगल ने शबरी को बेकसूर साबित कर दिया था। अब सबरी रंगल को लेकर अपने गांव रोनकपुर पहुंच जाता है। रंगल देखता है कि उसका गांव पूरी तरह से चेंज हो गया है। वही गांव के बगल में एक बहुत बड़ी आयरन की फैक्ट्री बन गई है। रंगल सीधा अपने चाचा के पास जाता है, जहां रंगल अपनी छोटी बहन वेदावती से भी मिलता है। रंगल के पिता के गुजर जाने के बाद उसकी बहन उनके चाचा के यहीं रहती है। वेदावती 24 सालों बाद अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और उसे राखी भी बांधती है। रात के समय रंगल के चाचा उसे किसी जयपाल नाम के आदमी की फोटो दिखाते हैं। कहते हैं कि वेदावती इस लड़के से प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। चाचा बताते हैं कि जयपाल जर्मनी में किसी रंगल अपनी बहन की खुशी के लिए शादी के लिए मान जाता है। अगले ही दिन से रंगल अपने चाचा की भंगार वाली जगह पर लोगों के मुफ्त में केस लड़ने लगता है। इसके बदले लोग उसे बहुत ही दुआएं देते हैं। दूसरी तरफ रोनापुर गांव के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर वैशाली को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि लोग अपना इलाज करवाने के लिए फीस काउंटर पर अपनी चीजें गिरवी रख रहे हैं। इस पर वैशाली कैशियर के पास जाकर उसे फटकारने लगती है। वो कहती है कि उस गरीब के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी घड़ी गिरवी रखी और तुमने रख भी ली। इस पर कैशियर बताता है कि ये घड़ी रंगल की है और लोग उसी की घड़ी गिरवी रखकर अपना इलाज करवाते हैं, यानी कि रंगल इनके पैसे चुका देता है। अब वैशाली उस घड़ी को लेकर सीधा रंगल के पास पहुंचती है और वो रंगल को घड़ी देते हुए कहती है कि आज के बाद तुम्हें अपनी घड़ी लोगों को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका नाम ही काफी होगा।
यही हम समझ पाते हैं कि वैशाली रंगल को प्यार करने लगी थी। अगले ही दिन रंगल से मिलने वर्धा नाम का एक आदमी आता है। वर्धा रंगल को बताता है कि मैं परांडे ग्रुप की कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन वहाँ का मालिक किसी भी मजदूर को पैसे ढंग से नहीं दे रहा है। इसी वजह से मैंने वहाँ के मजदूरों के साथ एक यूनियन बनाने का सोचा है। इसके लिए सभी लोग मान गए हैं, लेकिन जैसे ही एक मजदूर पेपर पर साइन करने जाता है, तभी खांडेराव के आदमियों ने उसका हाथ काट दिया, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं और वो यूनियन से पीछे हट रहे हैं। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, पर पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेन लिखने से साफ मना कर दिया है। के बाद मैं केस लड़ने के लिए बहुत सारे वकीलों के पास भी गया, लेकिन हर वकील ने खांडेराव का नाम सुनकर मेरा केस ही नहीं लिया। अब मैं अपनी आखिरी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। रंगा वर्धा की बातें सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। रंगल वर्धा से कहता है तुम फिर से जाओ और फिर से यूनियन बनाओ, लेकिन इस बार रंगल खांडेराव के सबूत इकट्ठे करने के लिए वर्धा की जेब में एक कैमरे वाला पेन रख देता है। वर्धा वापस जाता है और यूनियन इकट्ठी करने लगता है। अभी वहाँ पर खांडे अपने आदमियों से कहकर वर्धा की गर्दन काटने की कोशिश करता है। इसी एविडेंस के हिसाब से पुलिस खांडे के आदमी को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद सभी मजदूर यूनियन के पेपर पर साइन कर देते हैं और खांडेराव वहीं खड़ा होकर देखता रह जाता है। कुछ ही दिनों बाद वहाँ के मजदूर हड़ताल कर देते हैं, जिसके चलते परांडे ग्रुप के मालिक को रौनकपुर आना पड़ता है। परांडे का मानना था कि मजदूरों की कभी भी यूनियन नहीं बनना चाहिए, लेकिन खांडेराव कुछ भी नहीं कर पाया। अब परांडे यहाँ पूरी यूनियन को काम से निकाल देता है, साथ ही उनके द्वारा दिए गए रहने वाले घरों को भी वो तोड़ देता है। इसी के चलते सारे गांव के मजदूर बेघर हो जाते हैं। भैरती रंगल को जब ये सब बातें पता चलती है तो वो अपने गांव के लोगों को अपनी ही जमीन पर टेंट लगवा कर रहने के लिए जगह देता है और साथ ही में रोटी कपड़ा भी देता है। साथ ही वो अपने गांव के लोगों के लिए कोर्ट में केस भी लड़ता है, मगर रंगल केस हार जाता है। रंगल कई सारे बड़े बड़े लोगों से मिलता है और गांव के लोगों को काम दिलाने के लिए बात करता है, लेकिन परांडे ने सारी कंपनियों को पैसे खिलाकर खरीद लिया होता है और कोई भी रोनापुर के लोगों को नौकरी नहीं देता। धीरे धीरे लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। रंगल के लिए भी चिंता की बात थी। इतने सारे लोगों के लिए खाना पानी की व्यवस्था करना उसके लिए भी एक बड़ा टास्क था। अभी एक मजदूर अपनी जमीन को बेचने के लिए जमींदार के पास पहुंचता है, जहां वो जमींदार बताता है कि तुम्हारी जमीन तो पहले से ही परांडे ग्रुप के नाम पर है। इसे सुनकर पूरी फैमिली हैरान हो जाती है और रंगल के पास जाकर ये उन्हें पूरी बात बता देते हैं। कहते हैं कि हमने तो अपनी जमीन किसी को नहीं बेची और ये हमारे साथ क्या हुआ। ये सुनकर रंगल भी इस बारे में पता करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि गांव के सभी लोगों की जमीन परांडे ग्रुप के मालिक के नाम हो चुकी है, कि गांव वालों को इस बारे में पता ही नहीं है। रंगल फिर से गांव वालों के लिए कोर्ट में केस लड़ता है, जिसमें परांडे का वकील दो मजदूरों को कटघरे में खड़ा करता है और उन्हें जमीन के पेपर पढ़ने के लिए देता है, जिसमें वे मजदूर देखते हैं कि उनकी जमीन का सर्वर नंबर गलत है। अब परांडे का वकील जज से कहता है कि जब ये अपना सर्वर नंबर तक पहचान गए तो ये लोग इतने पागल तो नहीं हैं कि ये अपनी जमीन बिना पढ़े किसी के नाम कर दें। जहां हमें पता चलता है कि रंगल इस बार फिर से ये केस हार चुका है। वहीं कोर्ट उसे एविडेंस लाने के लिए 2 दिन का वक्त देता है। इसी बीच वेदावती जर्मनी शादी करने के लिए चली जाती है और उसका भाई नहीं जा पाता क्योंकि वो गांव के लोगों के चक्कर में फंसा पड़ा था। उसे अपना आशीर्वाद देकर रंगल अपने केस के एविडेंस खोजने में लग जाता है। इसी के साथ उसके हाथ एक एविडेंस लगता भी है। फिर अगले दिन कोर्ट में रंगल हनुमंतु नाम के एक आदमी की फोटो जज को दिखाता है। वो कहता है कि जिस दिन हनुमंतु की जमीन परांडे ग्रुप के नाम हुई थी, उस दिन 300 किलोमीटर दूर हनुमंतु की शादी थी, तो वो दोनों जगह एक साथ कैसे हो सकता है। साथ ही रंगल परांडे ग्रुप के रजिस्ट्रार को कोर्ट में बुलाता है। वो जज को बताता है कि मजदूर जब परांडे ग्रुप में काम करना शुरू करते थे तो उनसे टर्म एंड कंडीशन के नाम पर कहकर जमीन के पेपर्स पर साइन करवाया करते थे, जिसे सुनकर जज परांडे को खुद अगली हियरिंग में पेश होने का ऑर्डर देता है। साथ ही सभी मजदूर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें जल्द ही इंसाफ मिलने वाला है।
इन्हीं सभी के चलते वैशाली को रंगल से प्यार हो जाता है। रंगल हर किसी की हेल्प करता था। इधर परांडे केस हारता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो गन लेकर वकील को मारने लगता है। तभी वकील परांडे को एक लिस्ट देता है। उस लिस्ट में उन सभी मजदूरों के नाम थे जो अगली हियरिंग में कोर्ट में पेश होने वाले थे। वकील परांडे से उन सभी मजदूरों को मारने के लिए कहता है जिनका भी नाम इन लिस्ट में है। अब परांडे अपने एक आदमी को जेल से निकलवाता है और उन आदमियों को मारने के लिए भेज देता है। इधर परांडे का आदमी उन सभी मजदूरों को जान से मार डालता है जिनका भी नाम उस लिस्ट में था और यहाँ रंगल नहीं होता है। रंगल जब वहाँ आता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, जिन्हें देखकर रंगल को बहुत जोर का झटका लगता है। अगले दिन रंगल कोर्ट नहीं पहुँचता तो जज फैसला परांडे ग्रुप के नाम कर देते हैं। परांडे अपने आदमियों से उस जमीन पर फेंसिंग करवाने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। तभी शबरी रंगल को बताता है कि परांडे के आदमी मजदूरों की जमीन पर फेंसिंग कर रहे हैं। अब रंगल समझ जाता है कि उसकी हेल्प कोई कोर्ट नहीं कर सकता, उसे अब खुद ही कानून को हाथ में लेना होगा। अब रंगल सबरी के साथ वहां पहुंच जाता है जहां पर तार फेंसिंग हो रही थी और वो उन सभी आदमियों को जान से मार डालता है। साथ ही वो परांडे के खास आदमी खट्टा को भी मार डालता है और उस इंडस्ट्री को अपने अंडर में ले लेता है। अब रंगल यहाँ पर लीगली माइनिंग करना शुरू कर देता है। जैसे ही इस बारे में परांडे को पता चलता है तो वो सभी बैंकर्स को पार्टी देता है और वो रंगल को माइनिंग लाइसेंस देने के लिए मना करता है। इधर रंगल बार बार कलेक्टर को माइनिंग लाइसेंस के लिए लेटर लिखता है, लेकिन हर बार उसका लेटर गायब हो जाता है। थक हार कर अब रंगल अपने वकील के साथ सीधा कलेक्टर ऑफिस पहुंचता है, जहां रंगल उसी के सामने लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, लेकिन वहां उसका पेन खत्म हो जाता है और वो कलेक्टर का पेन लेने लगता है, जिसे देने के लिए कलेक्टर यहाँ साफ मना कर देता है। गुस्से में आकर रंगल कलेक्टर के हाथ में ही पेन घुसा डालता है और उसी के खून से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देता है और लाइसेंस बन भी जाता है। अब रंगल माइनिंग शुरू कर देता है और वो माइनिंग के पैसों से गांव के मजदूरों के लिए स्कूल, अस्पताल, घर बनवाता है। धीरे धीरे परांडे ग्रुप के डीलर भी रंगल से डील करने लगते हैं। इसी के साथ परांडे ग्रुप का धंधा धीरे धीरे ठप होने लगता है। इसके बाद परांडे के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो किसी विजय नाम के एक पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर रौनकपुर गांव में करवा देता है। परांडे उस पुलिस वाले से रंगल के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने के लिए कहता है। वहीं विजय को भी रंगल से अपना बदला लेना था। वहीं हमें पता चलता है कि रंगल से मिलने उसकी बहन वेदावती और उसका हस्बैंड जयपाल आए हुए हैं। जयपाल रंगल से कहता है कि मैं अपना फार्मेसी का प्लांट रौनकपुर गांव में डालना चाहता हूं। जयपाल की बातों से रंगल भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो जयपाल को प्लांट डालने के लिए परमिशन दे देता है। साथ ही वो वर्धा को जयपाल के साथ रहने के लिए कहता है। इधर परांडे किसी बहादुर नाम के आदमी को अपने पास बुलाता है, जिसकी रौनकपुर के पास खुद की माइन थी। परांडे उससे अपने उधार पैसे मांगता है, वरना उसकी माइन परांडे की हो जाएगी। जिस पर बहादुर परांडे से कहता है कि मैंने अपनी माइन पहले से ही रंगल के नाम कर दी है। ये सुनकर परांडे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बहादुर की तरफ से रंगल वो सारे पैसे परांडे के लिए भेज देता है जितना भी उसने उससे उधार लिया था। और यहाँ परांडे फिर से रंगल से हार जाता है और वो बहादुर को उसी की माइन के आगे लटका देता है। खांडेराव विजय के पास जाता है और उसे झूठी गवाही देता है। वो कहता है कि बहादुर को रंगल ने मारा है। खांडेराव की बात सुनकर विजय रंगल को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहां विजय रंगल के घर न होने पर उसकी बहन वेदावती को पुलिस स्टेशन ले आता है। वहीं वेदावती प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी विजय उसे बहुत देर तक खड़ा रखता है। रंगल को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत थाने पहुंचता है और वेदावती को कुर्सी पर बैठाता है। वहीं रंगल का वकील उसी वक्त बेल के पेपर्स लेकर थाने आ जाता है, जिससे विजय रंगल को कुछ नहीं कह पाता। रंगल अपनी बहन को लेकर घर आ जाता है। इंस्पेक्टर विजय ने रंगल की बहन को परेशान कर दिया था, इसलिए रंगल गुस्से में आकर पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगवा देता है और वो अपनी बहन की सेफ्टी सुरक्षा के लिए बहादुर की हवेली पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद रंगल सीधा खांडेराव के पास जाता है
और वो खांडेराव की आंखें निकाल लेता है और सीधे परांडे के ऑफिस पहुंच जाता है। अब वो परांडे को खांडेराव की आंखें दिखाकर कहता है कि इन्हीं आंखों ने मुझे बहादुर को मारते हुए देखा था ना, जो मर्डर मैंने किया भी नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी आंखें निकालकर उसे मार दिया। ये सुनकर तो परांडे के होश ही उड़ जाते हैं। रंगल जाते हुए परांडे को धमकी देता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर ही रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ ही दिनों के बाद रंगल का आदमी आकर उसे बताता है कि हॉस्पिटल में अचानक से सब कुछ लोग मरने लगे हैं। अब रंगल उन पेशेंट को देखता है और डॉक्टर से उनके मरने का कारण पूछता है, जिस पर डॉक्टर रंगल को बताता है कि जिस फार्मेसी कंपनी से दवाइयां आ रही हैं वो बहुत ही घटिया किस्म की दवाइयां हैं। उन दवाइयों से सभी लोग धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। ये सुनकर तो रंगल अंदर से टूट ही जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इस फार्मेसी की दवाइयां तो उसके जीजा जयपाल की फार्मेसी कंपनी से ही आ रही हैं। वहीं रंगल को पता चलता है कि वर्धा भी जयपाल से मिल चुका था। रंगल उसी मेडिकल में जाकर वर्धा को तो जान से मार ही डालता है, साथ ही जयपाल को मिलने के लिए वो अपने पास बुलाता है, जहां जयपाल रंगल को भी अपने साथ हो जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम दोनों मिल जाएंगे तो हम पूरे वर्ल्ड में फार्मेसी कंपनी खोलेंगे। लोग तो वैसे भी मरते रहते हैं, इससे क्या तुम अपनी बहन को विधवा बना दोगे? इसकी बातों से रंगल का गुस्सा आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से में आकर जयपाल को वहीं मार डालता है। इसके बाद वो वेदावती के पास जाता है। अब वो अपनी बहन वेदावती से 2 वादे मांगता है। एक तो ये कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, और दूसरा कभी भी अपने पति के बारे में नहीं पूछोगी। तभी रंगल अपनी बहन के हाथ पर जयपाल का खून लगा देता है। इसे देखकर वेदावती समझ जाती है कि अब उसका पति मर चुका है, लेकिन वो तो अपने भाई से वादा कर चुकी थी कि वो हमेशा अपने भाई के साथ रहेगी। अब कुछ ही दिनों बाद वेदावती एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो अपने भाई की तरफ देखती नहीं है। दूसरी तरफ परांडे रंगल को हराने के लिए राजनीति में घुस जाता है। वहीं सभापति को सीएम पद के लिए चुना जाता है। अभी उसकी इंटीमेट वीडियो नेट पर वायरल हो जाती है और सभापति को सीएम न बनाकर गुरुकांत पांडरे को सीएम बना दिया जाता है। और हमें पता चलता है कि ये सब परांडे ने गुरुकांत पांडरे के बड़े भाई रघु पांडरे के साथ मिलकर किया था, क्योंकि इन लोगों की डील पहले से ही फिक्स थी। इसके बाद ये सभी लोग सबसे पहले रंगल की माइन को सील करवाते हैं, लेकिन रंगल के दिमाग में तो कुछ बड़ा ही प्लान चल रहा था। रंगल सभी एमएलएस को खरीद लेता है और वो उन सभी एमएलए से सभापति को सीएम बनने के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए कहता है। अब उनका प्रोटेस्ट देखकर सभापति को सीएम बना दिया जाता है और वो सीएम बनते से ही सबसे पहले रंगल की माइन को सील से हटवाता है। रंगल का वापस से पूरे इलाके पर धीरे धीरे कब्जा हो जाता है। अब वैशाली एक दिन रंगल के पास आती है और वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब तुम गुंडे बन चुके हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रंगल भी वैशाली के जवाब का कोई आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि उसे तो अपने गांव के लोगों को देखना था। अब परांडे खुद अपने हाथों से रंगल को मारने की सोचता है और वो रौनकपुर गांव में रंगल की फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को जान से मारने लगता है। अब रंगल ये सब देखकर परांडे के आदमियों को मारने लगता है, साथ ही वो परांडे को भी बुरी तरह मारता है और उसे जान से मार डालता है। यानी कि अब रंगल का कोई भी दुश्मन नहीं बचा था। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि गुरुकांत पांडरे अपनी कुर्सी छीन जाने के चक्कर में बहुत ज्यादा गुस्से में था, साथ ही वो रंगल से बदला लेने का ठान लेता है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।